गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। इसी उम्मीद और आशा के साथ आज का भी सेशन हम लोग आरंभ करते हैं। बेटा, हम लोगों ने अभी तक बात किसके बारे में बात कर लिया? हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स के जो फिजिकल कॉन्सेप्ट्स हैं, केमिकल कॉन्सेप्ट है, इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में हमने बात कर लिया है। और हमने साथ में बात कर लिया था प्रिपरेशन मेथड। इन सारे कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर अप किया है। तो चलिए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलीहेलोजन कंपाउंड के साथ। तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट रहेगा कि बेटा आप सब हमारी जो आज का सेशन है इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है इसमें हम लोगों को बात करनी है किसके बारे में? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स के बारे में। व्हाट डज द मीन ऑफ पॉलीहेलोजन? हम पॉलीहेलोजन का मतलब क्या समझेंगे। पॉली का मतलब क्या होता है? एक से ज्यादा, यानी मोर देन वन। अगर एक से ज्यादा हेलोजन वाले कोई कंपाउंड है उन्हीं को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीहेलोजन कंपाउंड। यानी अगर हम इस कॉन्सेप्ट को समझें तो सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट है कि भाई एक कार्बन है, कार्बन के पास बॉन्ड क्या है? 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं। अब ये सारे 4 सिंगल बॉन्ड, अब ये ऐसे मैंने बना दिया। अब बताना, अब यहां पे मैंने सारे जगह पे क्या रख दिया? हाइड्रोजन। क्या ये हेलोजन कंपाउंड है क्या? तो ये तो हेलोजन कंपाउंड है ही नहीं। अब मैंने क्या किया? एक हेलोजन यहां पे रख लिया X। थोड़ा सा एक और स्ट्रक्चर बना ले। अब मैंने एक हेलोजन यहां पे रखा तो एक है, तो ये क्या है? मोनोहेलाइड। अब इस कॉन्सेप्ट में मैंने क्या किया? 2 हाइड्रोजन लिया और 2 हेलोजन ले लिया। एक हेलोजन, ये 2 है, तो ये क्या है? डाइहेलाइड। ऐसे अब मैंने एक हेलोजन लिया और एक हाइड्रोजन, 3 हेलोजन, 1 2 एंड 3, तो ये क्या फॉर्म कर रहा है? ट्राइहेलाइड फॉर्म कर रहा है ना। और यहां पे मैंने चारों प्लेसों पे क्या किया? हेलोजन ले लिया। और जैसे ही आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो यहां पे इसे आप क्या पढ़ते हो? टेट्राहेलाइड। अब ये डाइहेलाइड, ट्राइहेलाइड और टेट्राहेलाइड, इन तीनों का जो कॉमन फॉर्म होता है यही क्या कहलाता है? हमारा पॉलीहेलाइड। अब हमें इस कॉन्सेप्ट में एक बात क्लियर करना हुआ। क्या करना हुआ भाई? कि अगर हेलोजन है, इनके नंबर 1 से अधिक हो जाए तो उन्हीं हेलोजन कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे? पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स कहेंगे। अब इस चीज को यहां पे आप देखिए क्या कह रहा है कि कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग मोर देन 1 हेलोजन एटम। यानी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कार्बन कंपाउंड के पास क्या हो? एक से अधिक हेलोजन हो जाए, 2 3 4 5, यानी मोर देन 1 की कंडीशन आ जाए, तो ये क्या कहलाते हैं? रिफर टू एज अ पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, क्या समझते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड समझते हैं। ये बात क्लियर? अब जैसे यहां पे आपको कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। क्लोरोफॉर्म, आइडोफॉर्म। अब आप देखिए क्लोरोफॉर्म में 1 2 3 क्लोरीन्स, आइडोफॉर्म में 1 2 3 आयोडीन। यहां पे कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 2 3 4 डाइक्लोरोमीथेन 1 2। यहां पे आप डीडीटी में देखिए 1 2 3 4 5। आप फ्रियोन में देखिए 1 2, ये तो क्लोरीन, यहां पे क्लोरीन, ये क्या है? फ्लोरीन। यानी अलग अलग अगर हेलोजन है, मोर देन 1 हेलोजन के कॉन्सेप्ट आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? पॉलीहेलोजन कंपाउंड कहते हैं। अब सेकंड वन यहां पे क्या कहा जा रहा है कि एप्लीकेशंस इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर। यहां पे इसका एप्लीकेशन हमें क्या समझना है कि भाई इसका एप्लीकेशन इंडस्ट्रीज में आप कैसे समझोगे और एग्रीकल्चर में कैसे? यानी इनका रोल
इंडस्ट्री से कैसे हो रहा है और एग्रीकल्चर से कैसे हो रहा है, इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जैसे मेथिलीन क्लोराइड, क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, फ्रियॉन्स एंड डीडीटी। ये बात क्लियर हो गई। अब इस सारे कॉन्सेप्ट में एक बात तो कॉमन हमें ये मिली कि अगर हम पॉलीहेलोजन कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो पॉलीहेलोजन कंपाउंड का जो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि अगर किसी भी कार्बन के पास भाई मोर देन वन हेलोजन ग्रुप आ जाए तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स। ये बात क्लियर। अब यहां पे सबसे पहला हमारा क्या आता है, डाइक्लोरोमीथेन। अब यहां पे डाइक्लोरोमीथेन, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है आप यहां पे देख सकते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या मेंशन किया गया है, CH2Cl2। क्या मेंशन है, CH2Cl2। अब इसका यूज क्या है, तो यहां पे यूज में सबसे पहला यूज आप देखिए कि अ सॉल्वेंट एज अ पेंट रिमूवर, यानी जो पेंट होते हैं जैसे नेल पेंट या स्प्रिट, ये जो चीजें हैं ना, इसको बनाने के लिए कि भाई अगर पेंट लगा है उस पेंट को छुड़ाने के लिए जो रिमूवर प्रोडक्ट यूज किया जाता है वो क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन। प्रोपेलेंट इन एरोसॉल, जो एरोसॉल्स होते हैं जैसे ओडोनिल, इन सब में प्रोपेलेंट के तरह यूज किया जाता है। साथ ही साथ ये दूसरा इसका जो एप्लीकेशन है, यूज है, वो क्या है, प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ड्रग्स। जो मेडिसिन हैं, जो दवाएं हैं, इनको बनाने के लिए भी हम लोग क्या यूज करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन यूज करते हैं। यानी दवाओं को बनाने के लिए भी हमें क्या यूज करना होता है, डाइक्लोरोमीथेन यूज करना होता है। थर्ड वन हमें यहां पे क्या ध्यान देना है, मेटल क्लीनिंग एंड फिनिशिंग सॉल्वेंट। यानी अगर मेटल है, मेटल आपको मिल गया, किसी भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेथड से आपने मेटल को पा लिया, अब उस मेटल को आपको क्या करना होता है, क्लीन करना होता है, साफ करना होता है। अब साफ करने के लिए आप जो लिक्विड यूज करते हो वो लिक्विड क्या होता है, डाइक्लोरोमीथेन होता है। यानी डाइक्लोरोमीथेन का यूज हम लोग किसमें कर रहे हैं, रिफाइनिंग एज वेल फिनिशिंग। यानी रिफाइन भी करेंगे, प्योरीफाई भी करेंगे, साथ ही साथ उससे हम फिनिशिंग मिलाएंगे, यानी उसे अच्छा भी दिखाने का काम भी हम लोग किसकी हेल्प से करते हैं, डाइक्लोरोमीथेन की हेल्प से। अब इसका बेटा हार्मफुल इफेक्ट, ये जरूर आपको ध्यान देना है क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में, खासकर 12th बोर्ड एग्जाम में इसके हार्मफुल इफेक्ट पूछे जाते हैं। अब जैसे सबसे पहला इफेक्ट है इंपेयरमेंट इन हियरिंग एंड विजन। यानी अगर आप इसका, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है, अगर इसका अमाउंट अगर आपके आंखों और कानों में ज्यादा देर तक आ जाए, यानी आप ज्यादा इसको इनहेल कर लो, तो ये क्या करता है, ये हमारे कानों में सुनने की क्षमता जो होती है ना, जो हियरिंग एबिलिटी है, ऑडिबल सिस्टम है, इसे क्या करता है, इसे डिप्रेस कर देता है, यानी सुनने की क्षमता को कम करता है। विजन, यानी अगर ऐसा इसका इफेक्ट हमारे आंखों पे पड़े तो हमें धुंधला दिखाई पड़ने लगता है, यानी हमारे ये विजन को लॉस कर देता है, हमारे विजन को ये लो डाउन कर देता है। और जैसे ही ये कम कर रहा है तो ये हमारे लिए ये प्रॉफिटेबल तो नहीं है, ये क्या हो गया, हार्मफुल। इसीलिए इसका ये कौन सा इफेक्ट है, हार्मफुल इफेक्ट। सेकेंड वन, हायर लेवल कॉज ए डिजीनेस, नोजिया, नमनेस इन फिंगर्स। अब डिजीनेस यानी आलसीपन लाना, यानी आपको बहुत आलसी बना देना, साथ में नौजिया, छींक, सर्दी जुकाम, नाक बहना, ये सारी कंडीशन भी कौन ला रहा है, डाइक्लोरोमीथेन। और यहां पे जो थर्ड वन है, डायरेक्ट कांटेक्ट विथ आईज बर्न्स द कॉर्निया। अगर इसका डायरेक्ट हमारे आंखों के कॉर्निया से कांटेक्ट हो जाए, बेटा जो ये हमारे आंखों में ब्लैकिश ब्राउन कलर का जो ये पिगमेंट दिखाई पड़ रहा है ना, ये क्या है, कॉर्निया है। इस कॉर्निया पे अगर इसका डायरेक्ट इफेक्ट आता है तो इस कॉर्निया को भी ये जलाता है। जलाने का मतलब है इस कॉर्निया को ऐसा कर देता है कि जो लाइट पास होती है हमारे आई लेंस के पास, वो लाइट पास होना बंद हो जाती है, जिससे हमारा जो आईज है ना, इसका कंप्लीट विजन लॉस होता है। ये बात क्लियर हो गई।
अब यहां पे आप देख सकते हैं कि यूज्ड एज अ प्रोसेस सॉल्वेंट इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। यहां दिखाया क्या जा रहा है कि जब दवाओं को बनाई जाती है ना, तो उसके लिए प्रोसेसिंग करने में कार्सिनोजेंस, कैंसर कॉजिंग एजेंट, इसका जो डायरेक्ट कांटेक्ट है ना हमारे शरीर में क्या करता है, कार्सिनोजन सेल्स को एक्टिवेट करा देता है। और जो कार्सिनोजन सेल्स हैं ये क्या होती है, कैंसर कॉजिंग एजेंट होते हैं, हमारे शरीर में कैंसर कॉज करा देते हैं। तो ये कैंसर को भी कॉज कराता है। साथ ही साथ ये क्या है, पेंट रिमूवर, यानी जब आप पेंट लगाते हो, किसी में पेंट करते हो, उस पेंट को रिमूव करने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं डाइक्लोरोमीथेन का। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट हमारा क्या है, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्राक्लोरोमीथेन का जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है हमारा, CCl4। क्या है, CCl4। अब इसका यूज और हार्मफुल इफेक्ट ही हमें ज्यादातर ध्यान देने हैं। तो यूज क्या है, यूज एज अ सॉल्वेंट। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं उन केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए जो सॉल्वेंट यूज किए जाते हैं, उस सॉल्वेंट के तौर पे हम लोग किसको यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड को। सेकेंड वन में कहा क्या जा रहा है, इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड प्रोपेलेंट फॉर एरोसॉल कैंस। जो रेफ्रिजरेंट होते हैं बेटा, आपने देखा होगा रेफ्रिजरेटर, फ्रिज में जब कोई चीज मटेरियल बनाया जाता है ना, उस मटेरियल को ठंडा करने के लिए दो कंपाउंड डाले जाते थे। पहले जो डाले जाते थे वो जनरली कार्बन टेट्राक्लोराइड थे, अब के जो आ रहे हैं वो भाई नाइट्रोजन गैस से आ रहे हैं। अब नाइट्रोजन गैस के साथ कभी कभी क्या डाल दिए जा रहा है, फ्रियोन्स डाल दिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा जल्दी से क्या कर देते हैं, ठंडा करते हैं। यानी इनका जो कूलिंग प्रॉपर्टी है वो किस पे डिपेंडेंट होती थी, पहले के जो रेफ्रिजरेंट थे उनमें कार्बन टेट्राक्लोराइड से। थर्ड वन, फीड स्टॉक इन द सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका जो मेन मोटो है बेटा, ये क्या करता है, फीड स्टॉक्स करता है, यानी ये बनाने का काम करता है और एक स्टॉक बनाता है। किसका स्टॉक बनाता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का, यानी CFC जो होते हैं ये हमारे नेचर में, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या कॉज कराते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। अब ये जो ग्लोबल वार्मिंग है ना, इसके रेट को बढ़ाता है और इसके रेट को बढ़ाने वाले में ये क्या करता है, हेल्प करता है। थर्ड वन वाज यूज्ड एज अ क्लीनिंग फ्लूइड, डिग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर एंड एज फायर एक्सटिंग्विशर। इसका यूज हम लोग क्या करते हैं, किसी भी फ्लूइड को, लिक्विड को साफ करने के लिए। साथ ही साथ डिग्रीजिंग एजेंट, यानी किसी के नेचर को हम लोग क्या करते हैं कि उसके जो डिकेइंग नेचर है उसको डिक्रीज कराने के लिए। साथ ही साथ स्पॉट रिमूवर, अगर कोई दाग धब्बा लग गया ना उसको रिमूव कराने के लिए, ब्लीच करने के लिए, जो कॉमन वर्ड आप यूज करते हो उसके लिए। और साथ ही साथ फायर एक्सटिंग्विशर, अगर कहीं आग लग गई है तो उस आग को बुझाने के लिए भी हम लोग किसका यूज करते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड का। अब इसका आप ध्यान दीजिए हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है। इसका जो कॉमन हार्मफुल इफेक्ट है वो डिजीनेस, नोजिया, वोमिटिंग, यानी आलसीपन लाएगा, सुस्त, आपकी बॉडी को बहुत आलसीपन ला देगा, आप बहुत सुस्त हो जाएंगे। नोजिया, आपकी नाक बहने लगेगी, आपको सर्दी जुकाम जैसा फील आएगा। और साथ ही साथ ये आपको क्या कराएगा, वोमिटिंग कराएगा, आप उल्टी करेंगे। अब ऐसी सिचुएशन में आपको ये क्या करा रहा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड आपके बॉडी में से जो एसेंशियल एनर्जी है उसको रिमूव आउट भी कराने का काम कर रहा है। सीवियर, ये तो कॉमन था, ये सीवियर, अगर ज्यादा आप इनहेल कर ले रहे हो, ज्यादा इसका इफेक्ट आपके बॉडी में है तो ये कॉमन ला देगा, कोमा में आप पहुंच जाएंगे, यानी आपका जो कॉन्शियसनेस है वो लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अनकॉन्शियसनेस, बेहोश करना, और कभी कभी कहां तक, टिल डेथ। यानी अगर इसका ज्यादा इफेक्ट आपके बॉडी पे हो जाए ना तो ये आपको मार भी सकता है। यानी अगर आप इसको ज्यादा इनहेल करते हो ना तो इसकी वजह से आप मर भी सकते हो, ये बात भी बताई गई। द केमिकल में इरिटेट आईज ऑन कांटेक्ट। अब इस केमिकल का जैसे ही आपके आईज पे कांटेक्ट होता है तो इरिटेशन ला देता है, आंखों में जलन लाएगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि कभी कभी जो हमारे विजन है ये कंप्लीट लॉस भी हो सकते हैं,
या टेम्पोररी लॉस होते हैं। और लास्ट वन, इन एयर इट डिप्लेट्स द ओजोन लेयर, इंक्रीजिंग ह्यूमन एक्सपोजर टू यूवी rays and consequently eye diseases, skin cancer, decrease immunity, etc. अब कहा यह जा रहा है कि अगर ये हमारे एयर में कौन कार्बन टेट्राक्लोराइड प्रेजेंट हो जाए तो ये क्या करता है, जो ओजोन की लेयर है ना उसे डिप्लीट करता है। ओजोन लेयर डिप्लीशन काज कराता है, साथ ही साथ इसकी वजह से अब अगर ओजोन लेयर जो है, जैसे मान लेते हैं ये ओजोन लेयर है, ये हमारा फिंगर्स ओजोन लेयर, अगर ये आया तो इसकी वजह से इसने क्या किया, यहां गैप बना दिया। अब अगर ये गैप बन गया तो इस गैप की वजह से आप देख सकते हो कि ये जो गैप बन रहा है, इस गैप की वजह से यूवी रेज क्या होंगे, पास होंगे। और ये यूवी रेज अगर हमारे बॉडी पे टच होंगे, हमारे बॉडी पे इंसर्ट करेंगे तो हमारे बॉडी में क्या कॉज कराते हैं, आई डिजीजेस कॉज कराएंगे, स्किन कैंसर कॉज कराएगा। और जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यूनिटी सिस्टम है, उस इम्यून सिस्टम को क्या कर देता है, लॉस करता है, हमारे इम्यून सिस्टम को कमजोर बना देता है, जिससे हमारे बॉडी में इसकी वजह से तो कम लेकिन अनदर डिजीजेस बहुत ज्यादा होने लगती हैं। यह बात समझ में आ गई। अब आप यहां देख सकते हो कि भाई मैन्युफैक्चरर्स ऑफ रेफ्रिजरेंट एंड एरोसॉल प्रोपेलेंट्स, ड्राई क्लीनिंग फ्लूइड्स, डिग्रीजिंग एजेंट, स्पॉट रिमूवर और फायर एक्सटिंग्विशर, ये जो इसके मेजर यूजेस हैं। ये बात क्लियर हो गई। नेक्स्ट बेटा आपका क्या आता है, फ्रियॉन्स। अब बेटा जो फ्रियॉन्स है, फ्रियॉन्स को कैसे आप समझेंगे भाई, फ्रियॉन्स के लिए आपको क्या ध्यान देना है कि भाई CFCl, इसके कॉम्बिनेशन से फ्रियॉन्स बनते हैं। अब कॉम्बिनेशन से ये ऐसे भी हो सकते हैं, CF3Cl, CF2Cl2, CFCl3, यानी ये फ्रियॉन्स हैं। अब यहां पे साफ साफ क्या मेंशन है, द क्लोरोफ्लोरोकार्बन कंपाउंड्स ऑफ मीथेन एंड इथेन आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। अगर हम क्लोरोफ्लोरोकार्बन की बात कर रहे हैं, किसके साथ, मीथेन या इथेन, यानी एक कार्बन के साथ ऐसा हो या दो कार्बन के साथ, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, फ्रियॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, फ्रियॉन्स कहते हैं। अब इन फ्रियॉन्स में क्या है कि ये क्या होते हैं, हाईली स्टेबल होते हैं, नॉन टॉक्सिक, ये हमारे शरीर में पॉइजन कॉज नहीं कराते, एंड नॉन कोरोसिव, और ये कोरोजन भी कॉज नहीं कराते। इजली लिक्विफाइबल गैसेस, ये आसानी से लिक्विफाइड होने वाले गैस होते हैं, यानी इन गैसेस को हम अगर कंप्रेस करें तो ये गैसेस किसमें आसानी से बदल जाएंगे, लिक्विड में। अब यहां पे आप देख सकते हैं फ्रियॉन 12 CCl2F2 इज द मोस्ट कॉमन वन यूज्ड इन इंडस्ट्रीज, यानी जो फ्रियॉन 12 है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, CCl2F2, इसका हम लोग जनरली किसमें यूज करते हैं, इंडस्ट्रीज में कॉमन यूज करते हैं। और साथ ही साथ मैन्युफैक्चर बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी जो स्वार्ट्ज रिएक्शन है इसके मेथड से ही हम इसे क्या करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। यूज क्या है बेटा, इन एरोसॉल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, यानी CFCs का हम लोग यूज कहां करते हैं, एरोसॉल प्रोपेलेंट में करते हैं, रेफ्रिजरेटर में करते हैं, एयर कंडीशन, यानी जो एसीज हैं इन सब में हम लोग किसका यूज करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इट मींस फ्रियॉन्स का। और बेटा इसका हार्मफुल इफेक्ट क्या है कि इन एटमॉस्फेयर फ्रियॉन्स इनिशिएट रेडिकल चेन रिएक्शन अफेक्टिंग द ओजोन लेयर, यानी ये जो क्या करता है, फ्रियॉन 12 है या फ्रियॉन्स है, ये हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट कराते हैं, और ओजोन लेयर को हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे ओजोन होल जो है इसके कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब यहां पे आप देख सकते हो ये डिस्ट्रॉइंग द ओजोन लेयर, एरोसॉल प्रोपेलेंट, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अब लास्ट वन हमारा जो पॉलीहेलोजन कंपाउंड होता है वो क्या होता है, DDT। क्या होता है, DDT। अब DDT में क्या है, पैरा पैरा डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, इट मींस DDT। अब यह क्या है कि द फर्स्ट क्लोरिनेटेड ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड। भाई जब DDT बना था ना तो
तो डीडीटी किसी और कॉन्सेप्ट के लिए यूज किया जा रहा था, लेकिन बाई मिस्टेक ये बना हुआ था और इसे जब बनाया गया तो इसे फेंक दिया गया था। लेकिन फिर देखा गया कि ये क्या कर रहा था कि जो कीड़े थे उनको मार दे रहा था, इसीलिए इसे क्या मान लिया गया कि फर्स्ट ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड, यानी ये इंसेक्ट्स को मारने का काम करता है। जो कीड़े लगते हैं फलों में, सब्जियों में, इन कीड़ों को मारने का काम करता था, इसी वजह से इसे क्या कहा गया, इंसेक्टिसाइड्स कहा गया। पॉल मूलर अवार्डेड नोबेल प्राइज इन मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। जो पॉल मूलर भाई साहब थे, इसकी की कारण इन्हें क्या मिला, नोबेल प्राइज भी मिला था। किसमें मिला था, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी। मेडिसिन और फिजियोलॉजी का जो फील्ड है ना, इस फील्ड में पॉल मूलर को क्या मिल गया, नोबेल प्राइज मिला था। इसका यूज क्या करते हैं, इट इज यूज एज अ इंसेक्टिसाइड। जो इंसेक्टिसाइड्स के तौर पर, जैसे जो घास में, खेतों में लोग इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, वीडिसाइड यूज करते हैं, उसमें इंसेक्टिसाइड के तौर पे पहले इसे ही यूज किया जाता था। इफेक्टिव एजेंट मॉस्किटोज, मलेरिया एंड लाइस ट्राइफस। ये किसको मारता है, मॉस्किटो को मारता है, ट्राइफस को मारता है, ठीक है। और इसका हम इसके स्ट्रक्चर के पहले बारे में बात कर ले। ये इसका स्ट्रक्चर है, ये किसका स्ट्रक्चर है, डीडीटी का। आप देख सकते हो डाइफेनिल, कितने 1 2 3 ट्राइक्लोरो। अब इसमें भी पैरा पैरा पोजीशन पे डाइक्लोरो, तो पैरा पैरा डाइक्लोरो, डाइफेनिल, ट्राइक्लोरो इथेन। अब 1 कार्बन ये है, सेकेंड 1 कार्बन ये है, अब इस पे ट्राइक्लोरो इथेन। अब ये जो फॉर्म हुआ, अब इसके साथ इसके हार्मफुल इफेक्ट के बारे में बात करते हैं। तो इसका फर्स्ट जो हार्मफुल इफेक्ट है, मैनी इंसेक्ट डेवलप रेजिस्टेंट टू डीडीटी। बहुत सारे इंसेक्ट्स ने क्या किया, डीडीटी के अगेंस्ट अपने आप को रेजिस्टेंस कर लिया, यानी ऐसे इंसेक्ट हो गए कि जो डीडीटी का इनके बॉडी के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा था। सेकेंड वन, हाई टॉक्सिसिटी टुवर्ड्स फिश, यानी ये फिशेस के लिए, मछलियों के लिए क्या थे, बहुत ज्यादा टॉक्सिक थे। अगर मछलियां इन्हें खाती थी तो मर जाती थी। थर्ड वन, not easily metabolized by animals due to high chemical stability and fat solubility, यानी ये अगर एनिमल की बॉडी में जाते थे तो एनिमल की बॉडी में ये बहुत देर तक, लंबे समय तक स्टेबल बने रहते थे। क्यों बने रहते थे, क्योंकि ये क्या होते थे, फैट सॉल्युबल, यानी फैट्स में ये आसानी से क्या हो जाते थे, डिसॉल्व हो जाते थे। साथ ही साथ इट इज डिपॉजिटेड एंड स्टोर्ड इन फैटी टिश्यू, यानी जो एनिमल का फैटी टिश्यू होता है, जो हमारे बॉडी में हैंड रीजन में, मेनली एब्डोमेन रीजन में जो फैटी टिश्यूज है, इन टिश्यूज में ये बहुत जल्दी क्या हो जाते थे, डिपॉजिट हो जाते थे और स्टोर हो रहते थे। ये बात क्लियर। अब यहां पे आप डीडीटी का देखिए, मलेरिया, मॉस्किटो, टाइफस, लाइस, ये कुछ इफेक्टिव कंडीशंस थे। ये बात क्लियर। तो बेटा इसी के साथ हमारा जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन का चैप्टर था, हम लोगों ने उस चैप्टर के बारे में, हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, समझ लिया। बेटा उम्मीद करते हैं कि हर एक कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। आप एक बार हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़कर आप अपने बोर्ड लेवल की तैयारी को और तेजी से आयाम दे सकते हैं और तेजी से आगे बढ़ा सकते हैं। साथ ही साथ आप सब एक काम और कर सकते हैं बेटा, आप जितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया उस कॉन्सेप्ट को आप अपने प्रॉब्लम बुक से देखिए, सॉल्व कीजिए। अगर आपको वहां भी प्रॉब्लम अगर बन रही है तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ हो रही, ठीक है। तो बेटा आप सबसे यही उम्मीद और आशा है कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो चलिए इसी उम्मीद और आशा के साथ कि आप सबको हर एक कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।